नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं, वो अपनी बात चल रही है राजस्थान जिला दर्शन। और राजस्थान जिला दर्शन में हम बात कर रहे हैं धौलपुर ज़िले को लेकर। पिछली 2 क्लासेज में हमने धौलपुर ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ महत्वपूर्ण धौलपुर ज़िले के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है वो है आपकी जीके का सर्वांगीण विकास करना, जिसमें प्रत्येक जिले में होने वाली आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक जो भी घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसी के साथ जिन विद्यार्थियों को स्पेशल राजस्थान भूगोल पढ़ना है दोस्तों, उनके लिए मैंने लाइव बैच शुरू किया है। किस पर? RJ एग्जाम पोर्टल नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है। ये आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसको जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्तमान में 50% की स्पेशल डिस्काउंट के साथ ये जो संपूर्ण कोर्स है 199 रुपये में उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके पीछे देखो मेरा मेन उद्देश्य वो है कि मिनिमम आर्थिक भार से और आपको मैक्सिमम कंटेंट उपलब्ध करवाना, ताकि किसी तरह का विद्यार्थियों पर जो इकोनॉमिकल प्रेशर है वो ना रहे। ये मेन उद्देश्य है। इसलिए एक नाम मात्र की न्यूनतम फीस 199 रुपये और इस कोर्स की वैधता है वो 365 दिन की वैधता रहने वाली। कितनी? 365 दिन की। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिला। अब देखो धौलपुर जिले के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक बार राजस्थान का मानचित्र देखते हैं। यहाँ से कुछ चीज़ें अपन समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई देता है अपने राजस्थान का मानचित्र। और ये जिला कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। धौलपुर जिला। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो आप जब राजस्थान को पढ़ते हैं तो राजस्थान को सामान्य दिन की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। तो धौलपुर जिला है, ये राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। इम्पोर्टेंट बात, धौलपुर ये है राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश में आता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जिला है। एक बात तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात, ये धौलपुर जिले की यदि आपसे जलवायु पूछ ली जाए कि धौलपुर जिला कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, इस तरीके से यदि आपसे पूछा जाता है तो या तो पूछेगा सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, सामान्य अध्ययन की दृष्टि से, या आपसे पूछेगा कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार, या आपसे पूछ सकता है त्रिवार्था के अनुसार, त्रिवार्था के अनुसार, या आपसे पूछ सकता है थार्नवेट के अनुसार। किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अपना जो धौलपुर जिला है ये कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। यदि मैं सामान्य अध्ययन की दृष्टि से आपसे बात करूं तो धौलपुर जिला है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। देखो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है: शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो धौलपुर जिला है कौन से जलवायु प्रदेश में आता है? आर्द्र। कोपेन के अनुसार बात करें तो कोपेन के अनुसार राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं, ठीक है। उनमें से जो हमारा धौलपुर जिला है ये CWG प्रकार की जलवायु में, CWG प्रकार की जलवायु शुष्क, शीत या उपाद्र जलवायु, लेकिन ये कोपेन के अनुसार सामान्य दिन की दृष्टि से आर्द्र जलवायु। यदि अपन त्रिवार्था के अनुसार बात करें तो CAW, किसमें? CAW प्रकार की जलवायु। और अपन बात करें थार्नवेट, तो थार्नवेट का जो शुरुआत देखो भैया CA, ठीक है, और थार्नवेट का CAW, DAW, DBW,
ए डी, ये 4 हैं। लेकिन थारवेट के अनुसार राजस्थान है वो कौन से जलवायु प्रदेश में आता है, क्या कहोगे, DAW। ध्यान रखना, थारवेट के अनुसार कौन से जलवायु प्रदेश में, DAW। और थारवेट के अनुसार ये एक तरह से अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। तो आप चारों ऑप्शंस जलवायु के हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखो धौलपुर जिले के बारे में एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, अपने राजस्थान में एक मात्र ऐसा जिला है ये जिसमें नैरो गेज रेलवे लाइन आज भी संचालित है या चल रही है। और धौलपुर में जो नैरो गेज है वो धौलपुर से कहाँ तक जाती है, आप क्या कहोगे, बाड़ी तक। कहाँ तक जाती है, बाड़ी तक। एक महत्वपूर्ण बात आप ये याद रखना। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ आपसे धौलपुर जिले में पाए जाने वाले प्रमुख झीलों की बात करते हैं तो देखो उनमें से एक तो तालाब ए शाही याद रखना, तालाब ए शाही याद रख लेना। ये सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली झील है और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तालाब ए शाही को लेकर। देखो इसका निर्माण है वो 1622 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था, 1622 ईस्वी में। और इसका निर्माण जहांगीर के एक मनसबदार सुलेह खां द्वारा करवाया गया था। इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो क्या कहोगे, जहांगीर के मनसबदार उसका नाम है सुलेह खां। तो सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, सुलेह खां, इसके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा देखो धौलपुर जिले में एक और झील आपको देखने को मिलती है, वो है राम सागर झील। कौन सी झील, राम सागर झील भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो एक झील ये याद रखना। इसके अलावा देखो धौलपुर जिले में एक पार्वती बांध और एक है काली तीर परियोजना। इंपॉर्टेंट बात है, एक तो यहाँ पर आपको धौलपुर जिले में पार्वती बांध, ठीक है, और एक यहाँ पर आपको काली तीर परियोजना देखने को मिलेगी। कौन सी, काली तीर परियोजना। ये एक सिंचाई परियोजना है भैया, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है, परियोजना। ये जो काली तीर सिंचाई परियोजना है इसके बारे में 2-3 बातें इंपॉर्टेंट वो सुन लेना। ये एक लिफ्ट परियोजना है। कैसी परियोजना है, लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। एक बात तो आप ये याद रख लेना। दूसरी बात, ये कहाँ से निकाली गई है, क्या कहोगे, चंबल नदी से निकाली गई है। कौन सी नदी से, चंबल नदी से। तो एक बार दोबारा ध्यान रखना, आपसे धौलपुर जिले के बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पर तालाब ए शाही झील कौन से जिले में है, क्या कहोगे, धौलपुर में, जिसका निर्माण 1622 ईस्वी में, इसका निर्माण जहांगीर के एक मनसबदार सुलेह खां द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इसमें एक पार्वती बांध याद रख लेना, कौन से जिले में है, धौलपुर जिले में है। इसके अलावा देखो यहाँ पर काली तीर एक सिंचाई परियोजना है, जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो कौन सी नदी से निकाली गई है, क्या कहोगे, चंबल नदी से निकाली गई है। और यहीं धौलपुर में एक बांध और याद रख लेना आप, अंगोई बांध। कौन सा, अंगोई बांध है। और ये जो अंगोई बांध है ये भी कौन से जिले में है, आप क्या कहोगे, धौलपुर जिले में। तो ये 3-4 बातें तो डायरेक्ट है,
जो धौलपुर के बारे में आपको याद रखनी है। और भी बहुत सारी बातें बताता हूँ। देखो रे, ये वो चीज़ें हैं जो सामान्यतः आप पढ़ के चले जाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें आपके सामने आज तक मेरे हिसाब से बात आपके सामने कभी भी नहीं आई होगी कि तालाब ईसाई झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो एक मनसबदार सुलेख खान द्वारा नहीं आई हैं ये चीज़ें वास्तव में आपके सामने। लेकिन इस सीरीज में आपको वो सब कुछ अनसुने अनछुए पहलू जीके के देखने को मिलेंगे जो सामान्यतः एग्जाम में आ जाते हैं और वहाँ गलती होने की मैक्सिमम संभावना रहती है। देखो भैया, जो डेली रूटीन का जो जीके और दुनिया पड़ती है, हमें कुछ उससे हटके करना है, ठीक है। इसके अलावा देखो भैया, सुनो एक बार फिर से मैं डायग्राम बना लेता हूँ और यहीं पर अपन देखते हैं धौलपुर जिला, और इससे और 2-3 अच्छे क्वेश्चन मैं निकाल दूंगा। तो ये वास्तव में एक तरह से ये सीरीज आपके लिए एक गोल्डन सीरीज है भैया। ये कौन सा जिला है? धौलपुर जिला, ठीक है। अब सुनो, इसमें आपने एक नाम सुना होगा मच्छकुंड का, मच्छकुंड का, ठीक है। और ये मच्छकुंड है ना, इसे तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। इसे तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा भी कहते हैं। इसे क्या भी कहते हैं? तीर्थों का भांजा। किसको? मच्छकुंड को। और ध्यान रखना, कहते हैं कि यदि 4 धाम की यात्रा कर ली और उसके बावजूद मच्छकुंड की यात्रा नहीं की तो वो यात्रा आपकी पूर्ण नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ मच्छकुंड में मेला लगता है भैया। वो मेला कब लगता है? इंपॉर्टेंट बात, मच्छकुंड में क्या लगता है? मेला। ये मेला लगता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन। कब लगता है? गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी और छठ को लगता है। यह मेला लगता है गणेश चतुर्थी के अगले दिन, अगले दिन। और गणेश चतुर्थी के अगले दिन कब लगता है? ऋषि पंचमी व छठ को। ऋषि पंचमी व छठ को मेला लगता है। तो एक बात इसके बारे में याद रखना। इसके अलावा देखो, धौलपुर जिले में अभ्यारण्य याद रख लेना भैया। धौलपुर जिले में अभ्यारण्य, धौलपुर जिले में अभ्यारण्य। और धौलपुर जिले में आपको 3 अभ्यारण्य याद रखने हैं। एक तो रामसागर अभ्यारण्य। कौन सा? रामसागर अभ्यारण्य। ये वास्तव में एक पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है कि पक्षी अभ्यारण्य भैया है। लेकिन यहां पर आप देखोगे पक्षियों के अलावा ये सांबर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांबर के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर। और वैसे अपन बात करें तो सांबर है ना, ये कौन से जिले का शुभंकर है? तो क्या कहोगे? अलवर जिले का शुभंकर है। सांबर कौन से जिले का शुभंकर है? अलवर जिले का शुभंकर है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अभ्यारण्य है, केसर बाग। कौन सा? केसर बाग अभ्यारण्य। ये भी नीलगाय है और इसके अलावा भालू हैं। और इसके अलावा आप देखोगे, आपने डाकन प्रथा सुनी होगी ना, उसकी सवारी क्या होती है? जरख। इनके लिए प्रसिद्ध कौन सा? केसर बाग। और एक है वन विहार। ये भी एक पक्षी अभ्यारण्य है, वन विहार। और ये वन विहार भी क्या है कि पक्षी अभ्यारण्य भैया, पक्षी अभ्यारण्य है। और ध्यान रखना, केवलादेव घना पक्षी विहार के बाद यदि आपको राजस्थान में ज़्यादा पक्षी देखने को मिलते हैं
तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं, आप क्या कहोगे, वन विहार में देखने को मिलते हैं। तो ये 3 आप इस धौलपुर जिले में अभ्यारण्य याद रखना। फिर इनके बारे में यदि गहनता से बातें, तो देखो अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी की, आप उसको निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पर अपन फिर राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य के टॉपिक में और भी बड़े स्तर पर इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो यदि पशुपालन की बात करता हूँ मैं आपसे, किसकी, पशुपालन, तो यहाँ से ध्यान रखना अपने राजस्थान में सबसे कम वन संपदा, राजस्थान में सबसे कम पशु संपदा वाला जिला है, पशु संपदा वाला जिला है। राजस्थान में सबसे कम पशु संपदा वो कौन से जिले में है, क्या कहोगे, धौलपुर में। लेकिन यहीं पे याद रखना, इसके अपोजिट पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु संपदा कहाँ देखने को मिलती है, तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा, वो आपका बाड़मेर। क्या रहेगा, बाड़मेर। तो एक पशु संपदा को लेकर याद रखना। इसके अलावा देखो यदि मैं आपसे बात करूँ खनिजों की, तो खनिजों में एक तो याद रखना रेड स्टोन, लाल बलुआ पत्थर, यहाँ पर पाया जाता है। और ये लाल बलुआ पत्थर है दोस्तों, ये इमारती पत्थर है। और इसी कारण आप जानते हैं कि धौलपुर को हम रेड डायमंड के नाम से भी जानते हैं। और धौलपुर से ये जो लाल बलुआ पत्थर निकलता है, ये कौन से क्रम की चट्टान है, क्या कहोगे, ये विंध्यन क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। एक बात ये जरूर याद रख लेना आप, कौन से क्रम की चट्टान है, विंध्यन क्रम की चट्टान है भैया, ठीक है। इसके अलावा देखो कांच उद्योग की बात करते हैं, कांच उद्योग, तो अपने राजस्थान में सबसे ज़्यादा कांच उद्योग है वो धौलपुर जिले में पनपा था। और धौलपुर जिले में अपने राजस्थान का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का जो कांच उद्योग है वो धौलपुर जिले में ही है, द हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री। कांच उद्योग में एक है या इसको दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री। और ये द प्रीसीजन हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है, ये कौन से क्षेत्र की है, क्या कहोगे, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कौन से क्षेत्र की कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। और इसका जो संचालन है वो किसके द्वारा किया जा रहा, तो क्या कहोगे, द गंगानगर शुगर मिल द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और समझने वाली बात यह है कि यहाँ से शराब की बोतलें बनाई जाती है, शराब की बोतलें बनाई जाती हैं। इतनी सी बात इसके बारे में और याद रखना। इसके अलावा देखो धौलपुर में धौलपुर ग्लास हाउस भी है। एक और कांच उद्योग है धौलपुर में, वो है धौलपुर ग्लास हाउस। हालांकि इसका अधिग्रहण भी द गंगानगर शुगर मिल द्वारा कर लिया गया था, लेकिन वर्तमान में यह इकाई बंद पड़ी है, इसका संचालन नहीं हो रहा। एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल
धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल स्टेशन। ये धौलपुर ज़िले में गैस आधारित, इंपॉर्टेंट बात सुना, धौलपुर ज़िले में गैस आधारित व नेफ्ता आधारित विद्युत उत्पादन इकाई है। विद्युत उत्पादन इकाई है। ध्यान रखना, ये धौलपुर जिले में गैस व नेफ्ता आधारित विद्युत इकाई है और यहाँ से 210 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। यहाँ 110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ कार्यरत हैं और 110 मेगावाट की 1 इकाई वो यहाँ पर निर्माणाधीन है। अब देखो ये नेफ्ता क्या होता है वास्तव में। नेफ्ता का शाब्दिक अर्थ आप निकाल सकते हैं केरोसिन तेल से निकाल सकते हैं। नेफ्ता का शाब्दिक अर्थ किससे निकाल सकते हैं आप? केरोसिन तेल से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि इसी धौलपुर जिले का चौथा लास्ट एक और इसका भाग लेके आऊँगा जिसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेंगी। तो अभी एक भाग और है इसका, तो उसकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।